फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे। तो अगर आपने ये नोट्स इनको नोट डाउन कर लिया और अगर आपने इनका ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन किया, तो हो सकता है कि आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यूज आ रहे हैं आप उनको सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ये हमने जो भी यहाँ पे लाइन में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी बताइएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एंड वेटेज एवरेज मीन हमारे मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन आता है। आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें दिया होगा कि इसमें से कौन सा मैथमेटिकल एवरेज है। तो देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक और वेटेड, ये 4 मीन हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है। अब नेक्स्ट है सिग्मा, यानी कि ये साइन होगा और वो आपको 4 नाम दिए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है हमारा कैपिटल सिग्मा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा और इनको अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल डायग्राम्स आर दोज इन विच बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर प्रेजेंट इन 2D, यानी कि लेंथ और उसकी ब्रेथ ये दोनों 2D में प्रेजेंट होती हैं, उसको टू डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम ले लीजिए, एरिया डायग्राम है, रेक्टेंगल्स है, देखिए रेक्टेंगल्स हो गया, स्क्वायर हो गया हमारा, सर्किल हो गया हमारा, पाई डायग्राम हो गया। ये सारे क्या है? 2 डायमेंशनल है, क्योंकि 2D फॉर्म में ये प्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए इसको 2D डायग्राम भी बोलते हैं और 2 डायमेंशनल डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑगिव कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर ऑल्सो 2D डायग्राम। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब आप नोट कीजिए 2D डायग्राम कौन कौन से हैं। ऑगिव कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई डायग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और हमारा जो सर्किल है, ये सारे हमारे क्या हैं? 2D डायमेंशन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑगिव प्रेजेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मींस मैनी एंगल डायग्राम, यानी कि जो ऑगिव होता है वो प्रेजेंट करता है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे जो डायग्राम है वो बहुत सारे एंगल के डायग्राम है, यानी कोई भी डायग्राम जो बहुत सारे एंगल से लेके बना होगा उसको आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। नेक्स्ट आता है 3D। अब 3D की बात करें तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है या फिर 3D में बना होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं क्यूब्स ले लीजिए, स्फीयर, सिलेंडर एंड कपबोर्ड। ये क्या है? हमारा 3D में बनता है, इसको इसलिए 3 डायमेंशनल डायग्राम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइंड बाय। अब ये क्वेश्चन आता है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था? तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया था जॉर्ज डब्ल्यू स्टैंडर्ड ने। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है नाम, ये किसने दिया था? तो ये इन्होंने दिया था एफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है काई स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। काई स्क्वायर किस तरह का टेस्ट है? तो ऑप्शंस में होंगे मीन है, या फिर ये मोड की तरह का है, या फिर ये नॉन पैरामेट्रिक है, या फिर पैरामेट्रिक है। तो फ्रेंड्स, काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था कार्ल पियर्सन ने। तो आप याद रखिए, 2 क्वेश्चंस हैं, ये पूछा जाता है काई स्क्वायर किसने दिया? तो कार्ल पियर्सन। और ये किस तरह का टेस्ट है? तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय डी मोरी, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया था डी मोरी ने। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये क्वेश्चन आता है और कब दिया था? तो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1877 में। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था डब्ल्यू एच कोसेट ने। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इनके जो देने वाले पर्सन है, यानी कि किसने इनको इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम बहुत पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट है डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम आज प्राइमरी डेटा, यानी कि ऐसा कोई भी डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी डेटा है और सेकंड टाइम वाला हमारा सेकेंडरी डेटा। आप इसका एग्जांपल देखिए, कोई भी डेटा जो आप इंटरव्यू से ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम है क्योंकि वो आप डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, और कोई डेटा आप ले रहे हैं मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। नेक्स्ट है डेटा इज ओनली क्वांटिटेटिव, यानी कि जो डेटा होता है हमारा क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी ऐसा डेटा है जो आपका क्वालिटेटिव है तो आपका वो डेटा डेटा नहीं कहलाएगा, आपको पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वांटिटी में। जैसे कि बहुत सारे मेथड हैं, आपने देखा होगा जब हम सोशल स्टडी करते हैं के टॉपिक पे लेके स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं। तो वो कन्वर्ट करेंगे, इसलिए डेटा हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव को भी हमें क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा और सेकेंड हैंड डेटा विच आर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। ठीक है, यानी कि कोई भी डेटा जो कि पहले से सबको पता है लेकिन वो पब्लिश नहीं है, फिर भी वो सेकेंडरी डेटा है। और कोई भी ऐसा डेटा जैसे कि मैगजीन में पब्लिश है ऑलरेडी, किसी जर्नल में है और किसी न्यूज़पेपर में है, तो वो होता है हमारा पब्लिश डेटा। तो वो डेटा हमारा, यानी कि पहले से नोन चीज़ें हैं, वो हमारी सेकेंडरी डेटा है, और जो कोई चीज़ आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी प्राइमरी डेटा है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी डेटा और ऑल्सो कॉल्ड पेपर सोर्स, यानी कि वही हो गया, आपने मैगजीन से लिया, न्यूज़पेपर से लिया, तो वो क्या है, पेपर सोर्स है, या किसी वेबसाइट के थ्रू लिया। नेक्स्ट है मीडियन एंड मोड पोजिशनल एवरेज। अब जो मीडियन और मोड होता है वो हमारा पोजिशनल एवरेज का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सबसे पहले मैंने क्या बताया, एवरेज, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो कौन सा था, वो मैथमेटिकल एवरेज था। मैथमेटिकल कौन कौन से होते हैं, हिस्टोग्राम हो गया हमारा, और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। वो हमारे जैसे कि हार्मोनिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, वो हमारे मैथमेटिकल एवरेज या मैथमेटिकल मीन कहलाते हैं। और पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं मीडियन एंड मोड, क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं, मीडियन की क्या पोजीशन है, मोड की क्या पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर पैरामीटर्स एंड सैंपल्स आर सैंपल स्टैटिक्स एंड एस्टिमेटर्स। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पॉपुलेशन बेस्ड है तो उस पॉपुलेशन की जो डिजिट होगी आप उसको बोलेंगे पैरामीटर, और कोई भी सैंपल्स है तो आप उसको बोलेंगे स्टैटिक्स। यानी कि पॉपुलेशन की कोई भी डिजिट है, डिनोट की गई है, जैसे कि इतनी पॉपुलेशन है, तो आप हमेशा बोलेंगे कि इतना पैरामीटर हमें गिवन है। लेकिन अगर किसी सैंपल को आपको दिया गया है, सैंपल के नंबर्स दिए हुए हैं जैसे कि 10,000 सैंपल, 5,000 सैंपल, तो उसको बोलेंगे आप स्टैटिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टैटिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इन इन पैरामीटर्स पे हम ये काम कर रहे हैं, और जब हम सैंपल के बेसिस पे अपनी स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये स्टैटिक्स है। ठीक है, ये स्टैट्स है, इसके बेसिस पे हमें करना है। तो याद रखिए, पॉपुलेशन की बात आएगी वहाँ पैरामीटर होगा, सैंपल की बात आएगी वहाँ स्टैटिक्स को होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाम भी बहुत पूछा जाता है। और आपने फ्रेंड्स इसके वो भी पढ़े होंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं। अभी हम उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब नोट कर लीजिए रैंडम सैम्पलिंग में कौन कौन सी सैम्पलिंग आती हैं। तो देखिए, रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें आता है फर्स्ट रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ आता है सिस्टमैटिक, फिफ्थ है क्लस्टर, सिक्स है मल्टी स्टेज। यानी कि 6 तरह की होती है। और नॉन रैंडम की बात करें तो देखिए ये होती है हमारी 5 तरह की, नोट कर लीजिए। फर्स्ट होता है पर्पसिव सैम्पलिंग, सेकंड होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, थर्ड होता है जजमेंटल सैम्पलिंग, फोर्थ होता है कोटा सैम्पलिंग, एंड फिफ्थ होता है हमारा स्नोबॉल। ठीक है, आपने ये सारे नोट कर लिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इतना काफ़ी है वैसे आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है टाइप 1 एरर बाय रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस एंड इट इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर एरर, अल्फा और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप ये तीनों चारों नाम इसके याद कर लीजिए। यानी कि अगर टाइप 1 एरर जो हमने लिखी है और अगर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी वो हमारी ट्रू थी। और इसको डिफरेंट नाम भी दिए गए हैं जैसे कि प्रोड्यूसर एरर, अल्फा एरर,
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत पूछा जाता है, तो टाइप 1 एरर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप सेकंड एरर पे। तो जब हम अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये गलत है, देखो रिजेक्ट कर रहे हैं, अरे ये सही है तो हमने रिजेक्ट कर दी, लेकिन फॉल्स करने पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी कहलाते हैं कंज्यूमर एरर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस बीजे बीटा पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ पावर कर्व और पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, ये इसके सारे नाम हैं, तो इस नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो कि सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको देखिए फॉर्मूले में इस तरह से डिनोट किया जाता है, सैंपल एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट में हमारा y है, y यानी कि वेरिएबल है, ठीक है। जो भी हमारा सैंपल मीन निकल कर आया है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एरर की बात। नेक्स्ट आते हैं इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द कर्व इज अ बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल। अब देखिए किस तरह का होता है, देखिए इस तरह का होता है बेल शेप, ठीक है। यहाँ पे मीन मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये इस तरह का कर्व होता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेल शेप कर्व है, और यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट है टोटल एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कितना होता है। तो देखिए टोटल एरिया जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, ये होता है हमारा, अब देखिए टोटल एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1। अब ये 1 किस तरह से, देखिए अभी मैंने आपको बताया था बेल शेप कर्व, ये देखिए ये कर्व हमारा इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है, ये हमारे क्या दिखाता है, प्लस की डिजिट या माइनस की। तो देखिए 0.5 यहाँ हो गया, 0.5 यहाँ हो गया, और इस पूरे को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1। तो 0.5 ये हमारा हो गया 1। तो टोटल एरिया जो है, ये जो टोटल एरिया है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, ये हमारा है 1। 0.5 इधर माइनस का और 0.5 इधर प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट है range of distribution is infinity to infinity but practically is 60 SD, ठीक है, यानी कि 60 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम बात करें तो वैसे तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 60 ही होता है, 60 से आगे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, तो ये दिया था जेम्स बर्नौली ने। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था सिमन पॉइजन ने, ये इन्हीं के नाम पे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। इसके अंदर जो वैल्यू और वेरिएंस है उनकी वैल्यू 0 0 होती है, यानी कि मीन और वेरिएंस दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0। आपको याद रखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन वेरिएंस दोनों 0 होते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज भी एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अब ये इसका नाम है, स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किससे अफेक्ट होती है, तो फ्रेंड्स ये चेंज ऑफ स्केल और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट होती है। चेंज ओरिजिन में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है वो इससे इफेक्ट नहीं होता है, स्केल में चेंज होगा तब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिवली स्क्यूड। फ्रेंड्स पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करें तो देखिए इसमें हमारा मीन हाई होता है, उससे कम मीडियन और उससे कम मोड, ये वैल्यू होती है। लेकिन नेगेटिवली बात करें तो इसी को अपोजिट कर दीजिए, मोड हाई होता है, उससे कम मीडियन और मीन सबसे कम होगा। तो अगर मीन सबसे ज्यादा है किसी सिचुएशन में, मोड सबसे कम है, तो वहां पे है हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर मीन हमारा सबसे कम है और मोड हमारा सबसे ज्यादा है तो वो है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस पैटर्न की। तो फ्रेंड जहाँ पर हमारा मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं वो हमारा बैलेंस पैटर्न कहलाता है, और इस तरह की सिचुएशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट है स्क्यूनेस मींस लैक ऑफ सिमेट्री असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपसे स्क्यूनेस का मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है रेंज का, उसमें किसी भी तरह की कमी आना वो हमारा स्क्यूनेस बताता है। नेक्स्ट है
कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस का जो कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमारा कार्ल पियर्सन ने, ठीक है, इसको भी नोट रखिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो 95% हमारा कब होता है, जब हमारी 1.96% होता है, और जब हमारा 99% होता है जब हमारी वैल्यू 2.56 से 2.58 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जेड टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट। अब जेड टेस्ट को यहाँ पे डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, इन नामों से इनको पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए। जेड टेस्ट को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट और अप्रोक्सीमेशन टेस्ट और लार्ज स्केल टेस्ट, इन सब के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखिए जेड टेस्ट के अंदर जो हमारा सैंपल होता है वो हमारा कैसा होगा, लार्ज, ठीक है, लार्ज सैंपल होता है जेड टेस्ट के अंदर। जबकि टी टेस्ट एफ टेस्ट की बात करें तो इसमें हमारा सैंपल स्मॉल होगा, जबकि जेड टेस्ट में लार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन टेल टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन टेस्ट और राइट टेल टेस्ट। एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट इज वन टेल टेस्ट। यानी कि फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है कि वन टेल टेस्ट कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स वन टेल टेस्ट को हम डायरेक्शन टेस्ट और राइट टेल टेस्ट भी बोलते हैं। और अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एफ टेस्ट और हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, ये दोनों ही हमारे वन टेल टेस्ट है, ठीक है। वहीं अगर हम टू टेल की बात करें तो देखिए वन टेल हमारा राइट था, तो ये टू टेल होगा हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट। और इसको डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, यानी कि इसका डायरेक्शन हमें मेंशन नहीं होता है टू टेल टेस्ट का, जबकि वन टेल टेस्ट का हमारे डायरेक्शन मेंशन होता है, इसलिए उसको डायरेक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था। काई स्क्वायर जो होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जबकि हमारा टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट ये सारे हमारे पैरामेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब इनकी आपको वैल्यूज भी अच्छे से याद रखनी है। काई स्क्वायर जो होता है वो लाई करता है 0 टू इन्फिनिटी के बीच में इनकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ टेस्ट। तो देखिए एफ टेस्ट में क्या होता है, सबसे अच्छा चीज ये है कॉन्सेप्ट जानने की, जहां पर हमारा न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है वो हमारा एफ टेस्ट कहलाता है। यानी कि एफ टेस्ट के अंदर न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है, आप ये याद रखिए। नेक्स्ट है कोरिलेशन। तो फ्रेंड्स कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू लाई करती है 1 to 1 के बीच में, ठीक है। 1 to 1 का मतलब देखिए यहाँ पर ये गिवन है, ये है -1। कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर ये नेगेटिवली मूव कर रहा है तो इट मीन्स ये नेगेटिव कोरिलेशन है, और जितना ज्यादा ये 1 की तरफ मूव करेगा उतना ये पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल 1 हमारा आंसर आता है तो इट मीन्स ये हाईली कोरिलेटेड वैल्यू है, ठीक है। कोई भी हमने दो वेरिएबल्स लेकर उनका कोरिलेशन निकाला और वहां पर उसकी वैल्यू निकल कर आई 99% या फिर 90%, यानी कि वो हाईली कोरिलेटेड है। लेकिन अगर वो निकल कर आई माइनस की तरफ वैल्यू, तो यानी कि वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, यानी कि वो आपस में कोरिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन कोरिलेशन। तो फ्रेंड्स स्पीयरमैन कोरिलेशन जो था वो उन्हीं ने दिया था, इस उनके नाम से ये कोरिलेशन का नाम पड़ा था। उनका नाम था एडवर्ड स्पीयरमैन, ठीक है, वो ये भी आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि आर से डिनोट होता है, लेकिन वही बात करें हम स्पेयर कोरिलेशन की तो ये डिनोट किया जाता है पी से, जिसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। पी से डिनोट किया जाता है, और जो हमारा सिंपल कोरिलेशन है वो आर से डिनोट किया जाता है। स्पीयरमैन पी से है, सिर्फ इतना है आपको याद रखना है। अब देखिए कोरिलेशन जो होता है ये हमारा ना ही स्केल से डिपेंड करता है ना ही ओरिजिन से डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। स्केल ओरिजिन किसी में भी चेंज आए कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन हमारा चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट करता है, लेकिन ये भी हमारा ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है R2। R2 जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू को, जहाँ पर हम कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करते हैं वहां पर हम R2 को डिनोट करते हैं, या R2 वहां पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉफिशिएंट वैल्यूज। अब जो कॉफिशिएंट वैल्यू होती है इसकी वो लाई करती है 0 to 1 के बीच में, और हमारा कोरिलेशन मैंने आपको बताया था वो कहाँ लाई करता है -1 to 1 के बीच में।
नेक्स्ट है रिग्रेशन। अब फ्रेंड्स रिग्रेशन जो है वो हमें बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, यानी कि इसका क्या कारण है जिससे इतना इफेक्ट है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं। जबकि कोरिलेशन जो होता है वो हमें ये बताता है वो कितने परसेंट है, यानी कि इसने तो हमें सिर्फ रिलेशन बता दिया कि ये चीज इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल इस पे डिपेंडेंट है या इस पे इंडिपेंडेंट है, ये इसने बता दिया। लेकिन ये वेरिएबल इस पे डिपेंडेंट है तो कितने परसेंट डिपेंडेंट है ये बताता है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। अब कोई भी चीज एक दूसरे से लिंक अप है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन कितने परसेंट लिंक अप है ये हमें बताएगा हमारा कोरिलेशन। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक। देखिए आ गया ये क्वेश्चन, मैंने अभी आपको 2-3 बार समझा दिया। टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट ये हमारे कहलाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो देखिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हमने दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि साइन टेस्ट हो गया, मीडियन टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, रन टेस्ट, केएस टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है पेयर टी टेस्ट। अगर पेयर टी टेस्ट की बात करें तो ये हमारा यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, स्पेशल कोचिंग्स प्रोडक्ट में, यानी कि किसी भी तरह की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात की जा रही है या स्पेशल कोचिंग के किसी प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम पेयर टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेयरटी टेस्ट। अब पेयरटी टेस्ट की बात करें तो इसको हम बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कैंडल कॉफिशिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैंडल कॉफिशिएंट जो है वो 1955 में आया था। रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट को इवेल्युएट करते हैं ये इसकी डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू सेट्स ऑफ रैंक्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो दो सेट्स होते हैं हमारी उसमें रैंक गिवन होती है उसकी सिमिलैरिटी को ये देखते हैं। यानी कि एक तरह से क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ है दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं नंबर दिया है आपको 50, 50, 52, 51 इस तरह के नंबर दिए हो। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक जैसा हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना था, 52 है इसको 1 रैंक देनी थी, इसको 2 रैंक देनी थी। अब ये 50-50 है तो इसको आप 3 किसको देंगे, 50 ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो यहाँ पे क्या होता है इनको इस तरह से नहीं दी जाती है, इनका यहाँ पे एवरेज निकाल के तब यहाँ पर इनको रैंक दी जाएगी 2.5 या 3.5 करके, इस तरह से दोनों को रैंक दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकी रैंक निकाली जाती है, ये हमारा कैंडल कॉफिशिएंट कहलाता है। नेक्स्ट है फ्राइडमेंट टेस्ट। अब फ्राइडमेंट टेस्ट की बात करें तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो दी जाती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एवरेज इज फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो एवरेज होता है वो हमारा बताता है जो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी कि हमारी दो वैल्यू गिवन होती हैं तो उन दोनों वैल्यू के मिड वैल्यू को फाइंड आउट करना हमारा एवरेज कहलाता है। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में लाई करती है, यानी कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5 to 10, ये सेंट्रल टेंडेंसी है, यहाँ पे है 10 to 15, ठीक है। अब 5 to 10 के बीच में क्या होगा, तो आपके पास इनकी आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। 5 to 10 कितना हो गया, प्लस करेंगे आप यहाँ पर, कितना हो गया 5 to 10, यहाँ पे 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका कितना कितना निकल कर आएगा 7.5। तो यहाँ पर आपकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7.5, यहाँ पर आपकी कितनी निकल कर आएगी 12.5, क्योंकि ये 10 to 15 के बीच में। तो इस तरह से सारी वैल्यूज निकाली जाती हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमारा कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें हम और सारी वैल्यूज को ऐड करके जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी अर्थमेटिक मीन निकल कर आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू दे रखी है 20, 30, 40, 50, 60। अब इनको क्या कर लेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, एक तरह से 200 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज थी, यानी कि 5 हमें यहाँ पे डिजिट दे रखी थी, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, कितना निकल कर आ गया 40। तो अर्थमेटिक मीन कितना है इसका 40, ये इस तरह से निकालते हैं अर्थमेटिक मीन।
नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड एवरेज मीन हमारे मैथमेटिकल एवरेज है। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट है द मोड और द मॉडल वैल्यू इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। यानी कि जो मोड होता है वो हमें ये बताता है कि हमारी कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा अकर हो रही है। जैसे कि आपको एक सीरीज दे रखी है, जैसे कि 20, 22, 25, 20, 27, 20, 26, 20। अब देखिए यहाँ पर 22, 25, 27, 26 सब एक बार आया, लेकिन यहाँ पर जो 20 है वो कितनी बार अकर हुई, 4 टाइम। यानी कि ये मोड वैल्यू इस क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू जो ज्यादा फ्रिक्वेंसी में अकर हो रही है वो हमारी मोड वैल्यू या मॉडल वैल्यू कहलाती है। तो ये 20 हमारी क्या हो जाएगी, मोड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है the harmonic mean is based on the reciprocals of the numbers averaged. It is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual observation। यानी कि जो हार्मोनिक मीन होती है वो हमारी जितने भी हमारे एवरेज नंबर्स होते हैं उनके रेसिप्रोकल पर बेस्ड होती है। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का वो इंडिविजुअल सीरीज के रेसिप्रोकल का होता है। यानी कि जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसके रेसिप्रोकल के अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कहलाता है हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह की और सजेशन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।